हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपना जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसमें क्या है, भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति के बारे में पूरा हम लोग समझने वाले हैं कि भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन से, इसके पड़ोसी देश कौन सा है, ब्ला ब्ला जो भी है सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल से करने वाले हैं, राइट। सो यदि हम बात करते हैं कि इसमें जो भी लिखा हुआ है कि आपने जो भी पिछले अध्याय में यानी कि 10th तक आपकी एनसीईआरटी आयोग की कंप्लीट हो चुकी है और अच्छे तरीके से ही कंप्लीट हुई होगी यदि आपने देखा होगा तो, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बताया गया है कि पिछली कक्षा में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक वर्क है कि आपको एटलस लेके बैठना है और मेरे साथ ही उस पर वर्क करना है, ठीक है। जब मैं बोलती जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड में हालांकि मैं बनाऊँगी जितना हो सकता है, बट आपको पता है कि स्लाइड छोटी होती है और इसमें से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि नोट्स और पेन तो है नहीं, अब इसमें लिखना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्लियरली नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग एटलस पे अपने वर्क करेंगे। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या बताया गया कि भारत का जो मानचित्र है उससे परिचित हो गए होंगे। और आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो इंडिया के मैप से तो बिल्कुल परिचित होंगे ही। और अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए, ठीक है। जो इंडिया का मैप है उसको थोड़ा इसमें बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय जो विस्तार है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी कि सबसे पहले यदि हम बात करें, आपको पता होगा कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें होता क्या है, क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को मतलब जो भी दक्षिणी अक्षांश है और उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, को क्या कर सकते हैं, तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं। यानी कि इंडिया का जो मैप है उसमें बताया जा रहा है कि क्या आप सबसे उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अक्षांशों को क्या कर सकते हैं कि चिन्हित कर सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यदि आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पता है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं पता है, हालांकि हम आगे अपने चैप्टर में इसको भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों की समझ के लिए बता दूँ, ये हमारा हो गया ग्लोब, ठीक है। बस आप में मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है। इसमें यदि हम बात करें, जो ये रेखा है, ठीक है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और जो ये वाली रेखा हमारी जाती है ऐसे, उसे हम क्या कहते हैं, देशांतरी रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये देशांतर रेखा हो गई हमारी, और ये कौन सी हो गई, ये जो क्षैतिज पे जाती है वो अक्षांश रेखा है, जो ऐसे जाती है ऊर्ध्वाधर में वो क्या है, देशांतर रेखा है। अब यहाँ पे कई सारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद कई सारी जो है देशांतर रेखाएं होती हैं। आप जब ग्लोब देखोगे वहाँ पे आपको ये अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि अक्षांश रेखाएं कौन है और देशांतर रेखाएं कौन है। और अभी यदि आप मैप खोले हैं, अपना जो एटलस है, वहाँ पे जब आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक मैप बना भी हुआ है, ठीक है। जब हम इसमें देखते हैं, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये 70 डिग्री है, 80 डिग्री, 84 डिग्री, 88 डिग्री, 92 डिग्री। तो इसमें हमको ज्ञात करना है कि यह कौन सा अक्षांशीय देशांतरी जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से करके रेखा जा रही है। इधर भी आपको कुछ जो शब्द लिखे हुए हैं, यानी कि जो 32 डिग्री है, 28 डिग्री है, 20 डिग्री है। तो ये क्या है, अक्षांशीय रेखाएं जो हैं और देशांतरीय रेखाएं जो हैं उन्हीं का दिया गया है कि कितनी कितनी दूरी पर कौन कौन सी अक्षांशीय रेखाएं, कौन कौन सी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब यदि आप नोट करिए अपनी नोट्स में, क्योंकि साथ साथ हमको लिखते जाना है। तो यदि हम इंडिया की बात करते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अब ये पूरा स्लाइड पे नहीं आ पाएगा, मैं क्या करूँ, आप ऐसे इसको करिए, ठीक है। ये इसको हम बात करें तो क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण तक आप जब जाएंगे तो यहाँ पे 37
डिग्री 6 मिनट। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कि आपको क्या लिखना है, जब यहाँ से हम जाएंगे तो इसमें हमारा आता है 37 डिग्री, कितना होता है 6 मिनट होता है। अब ये क्यों होता है, जरा थोड़ा इसको भी गौर कीजिए। आपको ये दिख रहा होगा 36। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि यानी उत्तरी अक्षांश जो है और दक्षिणी अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आपको सीधे तौर पे दिखाया गया है, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसमें मैंने क्या बताया आपको कि अक्षांश रेखाएं कौन है, अक्षांश रेखाएं ये हैं, अक्षांश रेखाएं ये हैं, देशांतर रेखाएं ये हैं। ठीक है, तो हमको क्या बात करनी है कि जो हमारा क्या है, और ये जो मानक लिखे हुए हैं आपको, इन्हीं के आधार पे हम ये मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो 36 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरी अक्षांश है ये। ठीक है, अब उत्तरी अक्षांश में क्योंकि अक्षांश रेखाएं ये हैं, अब उत्तरी अक्षांश की यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहाँ से थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे इसीलिए क्या दिया गया है, आपका ये कंसेप्ट थोड़ा इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। यदि एक बार क्लियर हो गया तो जीवन में नहीं भूलने वाला है। ठीक है, आप ऐसे जियोग्राफी पढ़ोगे ना कि आपके माइंड में जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, अक्षांश से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो भी आएगा आप बिल्कुल क्लियरली कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि, और आप अपने मैप में वर्क करिए थोड़ा मेरे साथ, क्योंकि ये स्लाइड बहुत छोटा पड़ रहा है, पूरा जो मैप है वो एक साथ आ नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं, मैं यहाँ से यदि लूँ कर्क रेखा से, तो आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये कर्क रेखा हो गई। उसके बाद 23.5 डिग्री पे आपको पता है कि कर्क रेखा होती है। ठीक है, अब 23.5 डिग्री के ऊपर 24 डिग्री आता है, ये अक्षांश रेखाएं ये है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं ये है, और उसके बाद हम बात करें यहाँ आगे की, अक्षांश रेखाएं ये जा रही हैं, ये अक्षांश रेखाएं ऐसे जा रही हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, यहाँ से देशांतर रेखा की हम बात करेंगे, देशांतर रेखाएं हमारी ये वाली हो गई, और इसको आप लोग बेहतर तरीके से प्लीज कंसंट्रेट माइंड से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने अभी आपको बताया, आपको ये नोट करना है। ठीक है, नोट क्या करना है कि जो हमारा पूरब से यानी जो उत्तरी अक्षांश है, यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो अक्षांशीय बिंदु है हमारा, वो कितना है, तो उसमें यदि हम बात करते हैं तो ये कितना है हमारा 37 डिग्री। ठीक है, ये 6 से ऊपर यहाँ आता है, क्योंकि ये 6 है, 6 से ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो ये हमारा सिंबल है, इसे मिनट बोलते हैं, इसे डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आपको लिखना है 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिण की ओर यदि हम आते हैं तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे, नो इशू कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे यदि हम देखते हैं कितना है, ये देखिए आपका जो दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, अब दक्षिणतम बिंदु में यानी कि जो हमारा यदि हम बात करें तो पूरब से पश्चिम का जो अक्षांशीय विस्तार, दक्षिण उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार है। और हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, उत्तर से दक्षिण में अक्षांशीय विस्तार ही आपको करना है, पूरब से पश्चिम में देशांतरी विस्तार आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए 8 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे 36 का था, 8 डिग्री यहाँ से जा रहा, इंडिया हमारा यहाँ तक है। जब इंडिया यहाँ तक है तो थोड़ा सा इसमें कुछ बढ़ेगा। ठीक है, अब कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट है। अब यहाँ पे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और आप समझिए, तो इसमें यदि हम बात करते हैं 8 डिग्री, ये हम कितना पढ़े, मुख्य भूमि के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे हमने सिर्फ किसकी बात की है, मुख्य भूमि की। आपको ये दिख रहा पूरा स्थलीय इंडिया की जो भूमि है, ये देखिए ये स्थलीय भूमि है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई जलीय सीमा अभी नहीं ली है, जबकि आपको पता है कि कुछ हमारा जो जलीय जो सीमाएं है उसमें भी हमारा क्या है कि उसमें भी हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो हम उसको भी लेंगे। यहाँ पे अभी हम द्वीप समूहों को नहीं मिलाए हैं, सिर्फ स्थलीय सीमा की यदि हम बात करते हैं तो कितना है हमारा अक्षांशीय विस्तार, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक हम यहाँ तक कह सकते हैं। बट
यदि आप संपूर्ण भारत का लेंगे, संपूर्ण भारत में क्या क्या आएगा, जलीय विस्तार आएगा, यानी कि राज्य भी आएंगे और द्वीप समूह भी आएंगे। आपको पता है यहाँ पे द्वीप समूह है, राइट। अब यहाँ पे ये जो अंडमान निकोबार वाला जो पार्ट है, ठीक है, थोड़ा आप इसको समझिएगा कि जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है। ग्रेट निकोबार यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं किया गया है, तो सिर्फ मुख्य भूमि तक ही इंडिया बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। यदि मैं यहाँ से ले लूँ, यहाँ से आएंगे आप तो यहाँ 6 डिग्री पे, ठीक है, क्या है आपका ग्रेट निकोबार, जहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट मिलता है, या इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये जितने पॉइंट मैं बोलते जा रही हूँ आपको नोट करना है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो ये ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा जो इंदिरा पॉइंट है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपने जो भी, आप में से जो व्यक्ति भी एग्जाम दिए होंगे उनको पता भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझेंगे जियोग्राफी की इम्पोर्टेंस जो होती है वो कितनी होती है। अब इसमें यदि मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि 6 डिग्री यदि ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 8 तक दिया हुआ है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक दिया हुआ है। हमने देखा भी कि 8 डिग्री 4 मिनट तक यदि हम बात करते हैं तो हमारा क्या है, पूरा जो उत्तरी अक्षांश है उसको हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन यदि संपूर्ण भारत की बात करें, संपूर्ण भारत का मतलब कि द्वीप समूह मिला के, क्योंकि यहाँ पे जो द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, इनको यदि हम मिला के बात करते हैं तो हमारा जो क्या होगा कि मतलब कि जो भी हमारा दक्षिणतम बिंदु होगा वो कितना होगा, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो यहाँ पे द्वीप समूह सहित मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार और संपूर्ण भारत का, यानी कि द्वीप समूह सहित मिला के आप बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, यदि हम यहाँ से ले लेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं कि आपका जो उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक है। परंतु यदि आप इंदिरा मतलब कि यदि हम बात करें तो संपूर्ण भारत को या द्वीप समूह की बात करते हैं, द्वीप समूह सहित यदि आप बात करते हैं तो वहाँ पे कितना विस्तार हो जाएगा, इसका दक्षिणतम बिंदु जो है वहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। इसको लेंगे, फिर इसको आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अभी, और हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। अब आते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर यदि मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ ऐसे आएंगे, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करते हैं, इधर से इधर नहीं जाएंगे, कर्क रेखा जा रही तो हम इधर ही चले जाएं, ऐसे आते हैं, ठीक है। यदि हम पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो इसका अब हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम का जो देशांतरीय विस्तार है, अब यदि हम बात करें यहाँ पे तो ये 96, आप देखिएगा बिल्कुल क्लियर है यार, कोई इसमें हमको पढ़ना ही नहीं है, बस हम देख के ही समझ जाएंगे मैप कि उधर से 96 जा रहा है, उधर से 36 जा रहा है, सो क्या होगा, ठीक है। यहाँ से आप देखिए कि ये जो 96 डिग्री है, ठीक है, ये जा रहा, बट ये यहाँ थोड़ा अधिक है। अब अधिक है, आप लगा सकते हैं कि कितना देशांतरी का मतलब कितने देशांतर का अंतर है, उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आप देखिए थोड़ा सा 68 है, 68 से ये भी थोड़ा सा यहाँ पे अधिक है। आप समझ जाइए आप कितना होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, इसके सबसे पहले यदि पूरब की ओर बात करें हम तो ये 96 है। सो हम यहाँ पे कितना बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ पे आएगा हमारा जो पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट, क्या हो गया यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट हो गया। तो अब आपका जो पूरब से पश्चिम का देशांतरी विस्तार है वो क्लियर हो गया कि 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 60 मिनट तक का जो हमारा है, यानी कि 7 मिनट, ठीक है, यहाँ तक का
क्या है हमारा पूर्वी देशांतर है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं उत्तरी अक्षांश की, तो उत्तरी अक्षांश हमारा 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक है। और यदि हम संपूर्ण भारत का लेते हैं यानी कि द्वीप सहित मिला के, ठीक है, संपूर्ण भारत के मतलब क्या है कि आप द्वीप समूहों को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो द्वीप, अब द्वीप का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो भाग चारों ओर से जल से घिरा हो, जो भी भाग चारों ओर से जल से घिरा उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो जो भी द्वीप समूह है, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार है, और भी काफ़ी सारे द्वीप समूह हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो इनको यदि हम मिलाते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके समझते चलते हैं, और आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है, ठीक है। जो इंडिया की मुख्य भूमि है, यानी कि अब फिर से मैप में आइए, आप पूरा मैप का ही जियोग्राफी में रोल है, बिना मैप के आप कुछ भी नहीं समझ सकते हो। ये आप मान के चलो कि बिना मैप के हम नहीं समझ सकते, जियोग्राफी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमको कहीं जाना भी होता है तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप मैप खोल के रखेंगे तो प्लीज़ आप चाहे जहाँ भी पढ़िए, जियोग्राफी आपको ऐसे ही पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको ट्रस्ट हो तो, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि इसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, उत्तर में जम्मू कश्मीर। अब थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर तो था, लेकिन अब न्यू मैप जरा देखिए आप, इतना पार्ट ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अब आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि उत्तर में लद्दाख से लेकर, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एनसीईआरटी में हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपडेट होके चलना पड़ेगा। यहाँ पे पुरानी एनसीईआरटी हालांकि है तो न्यू एनसीईआरटी, बट अभी संशोधन हुआ, लेकिन जब क्या हुआ था कि एनसीईआरटी छप चुकी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हम बात करें तो मेन रूप से हमने पढ़ा ना कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर से यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, ये इतना पार्ट आप न्यू मैप देखेंगे, ये वाला पार्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का है, ये पार्ट पूरा लद्दाख का एरिया है, ठीक है। अब क्या आ गया, मुख्य भूमि लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हो गई हमारी, ठीक है। बिल्कुल आपको करंट अपडेट रहना है, एनसीईआरटी में लिखा है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल रामबाण लिख गया है, वही जो लिखा सत्य होगा, क्योंकि हम करंट से अपडेट इसीलिए रहते हैं ताकि हमें सत्य जो भी घटनाएं हों वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप लिखोगे यहाँ से लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ, दक्षिण भारत में। ये यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इधर अपना आता है कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी जो है इसका दक्षिणतम बिंदु है, और जम्मू कश्मीर वाला जो भाग है यानी कि अब लद्दाख की हम बात करें वो उत्तरी बिंदु है इसका, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा पूरब से पश्चिम का विस्तार, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का है, यानी कि पूरब में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात पश्चिम में है, ठीक है। यहाँ तक आपने समझा। और इसमें कुछ इसके आते हैं, मतलब इसकी सीमा बिंदु आते हैं, उसके बारे में अभी मैं आपको लिखवाऊंगी चैप्टर खत्म होते ही। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, इनको आपको नोट करते जाना है, या कि मैप में ही अपने आपको मैप दिख रहा होगा, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप का जो लिखने का टाइम है ना वो बचेगा। मैप खोलेंगे, मैप से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, मैप में ही लिखते जाइए जो भी लिखने लायक हो। हालांकि मैप में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होंगी, बट जो लिखने लायक हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या है कि भारत का सीमांतवर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बॉक्स से देखें, ठीक है। यानी कि इस बॉक्स में इसके जो भी आंकड़े हैं वो दिए गए हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे कि मानक मील 63,660 इंच, तो समुद्री जो मील होता है वो 72,960 इंच होता है, ठीक है। उसके बाद एक मानक मील की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, लगभग यानी कि अप्रोक्स दिया हुआ है 1.6 किलोमीटर, या कि हम बात करते हैं तो 1.584 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इसमें मानक मील कितना दिया हुआ है, 63 दशमलव
यानी सॉरी 63,360 इंच। लेकिन एक मानक मील की यदि हम बात करते हैं तो कितना दिया हुआ है इसमें, 1.584 किलोमीटर। तो उसको एक लगभग आंकड़े में आप एग्जैक्ट इतना बड़ा आंकड़ा ना लिख के एग्जैक्ट आप लिख सकते हो 1.6 किलोमीटर। और एक समुद्री मील यानी कि लगभग 1.8 किलोमीटर या कि 824 किलोमीटर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, 1.824। हालांकि दशमलव के बाद की जो संख्या आप उसको लगभग करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें अब हम आगे की बात करें तो हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। अब देखिए हमारे देश की जो दक्षिणी सीमा होती है वो कितनी निर्धारित होती है। अभी एक क्वेश्चन इससे और बनेगा जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या मैंने संपूर्ण भारत का लेके आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें आता है हमारा कि यदि पूछा जाता है कि भारत के यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अब क्वेश्चन ऐसे बन गए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आप क्या आंसर देंगे, कन्याकुमारी या कि इंदिरा पॉइंट, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही दिए हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि भारत का दक्षिणतम बिंदु। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इस पॉइंट से क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं कि जो इंडिया का दक्षिणतम बिंदु यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, आप क्या बताओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया दक्षिणतम बिंदु। हालांकि यहाँ पे लिखने में तो खैर इतनी गंदी मेरी राइटिंग आती नहीं जितनी इसमें लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इसमें क्या बताया गया कि दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होता है। यानी कि जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और ऑप्शन में कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट दोनों होंगे तो आपका आंसर क्या लगाना है, इंदिरा पॉइंट। अब पूछिए क्यों, यहाँ पे मैं आपको रीजन बताती हूँ आपको लगाना क्यों है। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास मैप होगा, ठीक है। मैप में आप देखेंगे कि जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणी बिंदु, उसमें ये नहीं पूछा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अभी मैंने बताया ना कि मुख्य भूमि का लेते हैं और ये पूरे संपूर्ण भारत का, ठीक है। अब मुख्य भारत का मतलब भारत का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा गया है और ऑप्शन में दोनों ही दे दिए गए। उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन पे ध्यान देना है और इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना कि यार मैंने तो पढ़ा था दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और लगा के चले आओ और आंसर हो जाए आपका गलत। तो ऐसा नहीं करना है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होता है वो 6 डिग्री 45 मिनट पे जो इंदिरा पॉइंट होता है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे, तो ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये दक्षिणतम में आप अपनी नोट्स में या वहीं मैप में लिख लीजिए, पेंसिल से या पेन से जो भी आपके पास हो उसको लिख लीजिए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु। और क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा जाता है कि मुख्य भूमि से, मतलब कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, अब दोनों में ही अंतर है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यानी 8 डिग्री 4 मिनट पे पूछा जा रहा, तो आप क्या बताओगे, कन्याकुमारी। बिल्कुल नो डाउट आप कन्याकुमारी, ऑप्शन वहाँ पे कुछ भी हो, यदि मुख्य भूमि से लिखा हुआ कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, आप कन्याकुमारी ही लगाओगे, ठीक है। आई होप कि ये आपके दोनों ही क्वेश्चन जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद हम बात करें इसके आगे की। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आइए अब इतने बड़े अक्षांशी व देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यानी कि जो हमने अक्षांशी और देशांतरी विस्तार पढ़ा उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, उसके बारे में यदि हम बात करें। हालांकि अक्षांशी और जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, सॉरी वर्ल्ड जियोग्राफी, तो उसका जो फिजिकल जियोग्राफी होता है वहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझेंगे। और यदि कहीं पे और आता है मैं आपको डिटेल से उसके अक्षांशी और देशांतरी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इनकी संख्या वगैरह पूछी जाती है, कितने अक्षांश होते हैं, कितने देशांतर होते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करते हैं, यदि आप भारत के अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं कि भारत के अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग कितना है, 30 डिग्री है।
यानी कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दोनों की ही हम गणना करते हैं तो लगभग एक अप्रोक्स मान सकते हैं कि 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है, यानी 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए पुस्तक यानी कि इसमें क्या दिया गया है कि भूगोल का प्रयोगात्मक कार्य, ठीक है। तो इस पुस्तक को पढ़ने के लिए बताया गया, हालांकि मैं इसका अंतर आपको अभी क्लियर कर दूंगी, कहीं पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि यहाँ पे हम मैप में देखते हैं, फिर से आते हैं मैप में, बिना मैप के तो जियोग्राफी खैर पढ़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है। अब यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ठीक है, इसमें यदि हम आते हैं और बात करते हैं तो इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इसमें अब आप नोट करिए कि उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार है। हो सके तो आप मैप में जितना वर्क कर सकते हो, और कहीं लिखने की बजाय आप मैप में ही लिखोगे, एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा, पूरा मैप बेस्ट ही है ये, तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप मैप में ही लिख डालो सब कुछ, नहीं मतलब आप जितना उसमें लिखे रहोगे ना, आपका लिखा हुआ होगा, आपका है, आपका प्यार उसमें मिलेगा अच्छा खासा, वो आपका कंप्लीट होगा, आपकी एक नोट्स टाइप की बन जाएगी मैप की अलग से, ठीक है। तो वहीं पर आप लिख लो, बेटर होगा, बहुत इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं लिखने हैं। इसमें लिखना क्या है कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर हम बात कर रहे हैं, इसकी दूरी की तो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। ये पूछा जाता है, जो भी कोई स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या वनडे एग्जाम होते हैं या यूपीएससी में भी ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, इसीलिए बोला जाता है ना यूपीएससी बेस कंप्लीट कर एनसीईआरटी बेस कंप्लीट करती है, एनसीईआरटी से हमारे प्री के लिए बहुत हेल्प होती है, इसीलिए होती है क्योंकि एक एक कंसेप्ट यहाँ पे मिलते हैं, फैक्चुअल होता है पूरा, ठीक है, इसलिए आपको इसको समझना है। और उसके बाद आप लिखेंगे पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। और हाँ, ये जो पीछे की यूनिट होती है ना, मीटर किलोमीटर, तो इसमें भी कभी कभी एग्जामिनर फंसा लेता है बच्चों को, यार ये भी याद रखना, कभी कभी यहाँ पे दे दिया 2933, ठीक है, अब मीटर दे दिया, अब हम बहुत खुश यार 2933 है, हमें तो आता है। अब हमने देखा नहीं आगे की यूनिट क्या दी हुई, मीटर दी हुई कि किलोमीटर दी हुई है, तो इसमें क्या करना है, मेरे से भी गलती हो गई थी एक बार, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि, और यही ओवर कॉन्फिडेंट के चलते कि यार मेरे से तो आता इतना ईजी क्वेश्चन आया, और जब मैंने देखा तो उसके मार्क्स कट गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मीटर और किलोमीटर जो भी है उसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तो ये किलोमीटर में है, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आती है वो मीटर में होती है, हम उसको किलोमीटर बना दें तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा, 8800 जो भी है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फिर से, यहाँ पे यदि हम बात करें कि इनके जो ये दूरी होती है तो इनमें अंतर का क्या कारण होता है, यानी कि पूरब से पश्चिम इतना सारा, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर होता है, और पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो 2900 ही होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा होने के पीछे का रीजन यदि हम बात करें कि ऐसा होता क्यों है, तो इसमें देखिए हमने यहाँ पे बात की कि दोनों के यानी अक्षांशीय विस्तार जो 30 डिग्री होता है, अब इसमें अंतर क्या होता है, इसके अंतर का कारण क्या होता है, तो थोड़ा रीजन के बारे में इसमें तो लिखा हुआ कि आपको कहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे मिलेगा खैर पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आप के डाउट जो भी है अभी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अभी यदि मैं बात करती हूँ कि इसमें अंतर का कारण क्या है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना है, लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। परंतु होता क्या है कि भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, यानी कि हम जब देखते हैं इंडिया का मैप देखते हैं तो इसमें क्या आपको दिख रहा कहीं पे वास्तविक जो दूरियां हैं वो समान है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया कि भूमि की जो वास्तविक दूरियां होती हैं वो समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरों की बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, यानी ये देशांतर हैं, ठीक है। ये देशांतर रेखाएं हैं, ये ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वो लगातार कम होती जाती है, ठीक है। जब भी दो देशांतर आपस में मिलेंगे, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, इनकी दूरी इक्वल रहती है, बट जैसे जैसे ये देशांतर ध्रुवों में मिलते जाते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि ये देशांतर रेखाएं हैं। और इसमें क्या बताया गया कि जब भी ये रेखाएं हैं, सपोज ये ऐसे मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी, ठीक है। मैं इंडिया का थोड़ा, यदि आप वर्ल्ड में इंडिया की स्थिति बता दूं तब आपको और बेटर समझ में आएगा। ये हमारा हो गया विश्व,
ये हमारी हो गई विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये हमारी हो गई मकर रेखा 23.5 डिग्री वाली, ठीक है। ये इधर से आप लगा लीजिएगा। उसके बाद है ये कर्क रेखा। कर्क रेखा में अब आपको देखना है कि थोड़ा मैं कर्क रेखा बड़ी बनाती हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इधर से ये विषुवत रेखा मैंने बनाया, ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई कर्क रेखा। कर्क रेखा में इधर आप देखोगे कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होके निकलती है, ठीक है। ये इंडिया वाला पार्ट हो गया हमारा, ये इंडिया का जो पार्ट है, ठीक है। यहाँ से इंडिया है, खैर इसमें बन नहीं रहा है, तो बस आप एक समझिए, मैप में देखेंगे आपको वहाँ पे दिखेगा, यानी विषुवत रेखा के ऊपर है इंडिया, ठीक है। विषुवत रेखा से थोड़ा सा ये ऊपर है इंडिया वाला पार्ट। ये मकर रेखा इसके बीचों बीच से होके निकलती है। अब यहाँ पे आप समझोगे कि कैसे इसका फैक्ट पड़ता है, यानी कि जब ये क्या है, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये देशांतरी रेखाएं। यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ से समझिए, ध्रुवों की ओर जब देशांतर रेखाएं जाती हैं, इनकी दूरी कम होती जाती है, ठीक है। अब इनसे आप समझिए कि इसके दोनों के डिस्टेंस का हम वो समझा रहे हैं, मतलब कि दोनों में इतना डिस्टेंस क्यों होता है, तो इसमें इसी कारण से होता है कि देशांतरों के बीच की दूरी, और पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी मतलब बढ़ती है या घटती है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो घटती है, ठीक है। और आपने समझ लिया कि घटती कैसे है। उसके बाद यदि मैं बात करती हूँ, क्योंकि क्या है कि इनकी दूरी तो खैर घटी जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती, यानी कि जो भी जितने भी अक्षांश होंगे उनकी दूरी यदि हम ग्लोब में देखें तो समान रहेगी, चाहे वो ध्रुवों की ओर, चाहे फिर भी डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों मतलब दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे एकदम से इसमें आ रहे हो आप तो ये वाला, यानी दोनों के डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहता है, ठीक है। लेकिन देशांतर में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको इक्वल मिलेगा, बट यहाँ से क्या होता है कि कम होती जाती है। तो इसमें यानी कि देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है, अक्षांश जो रेखाएं जो होती हैं उनकी दूरी जो होती है लगभग समान होती है। इसलिए भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है, यानी कि यही कारण है कि जो भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार है, यानी कि इंडिया का जो ये वाला है, ठीक है, पूरब से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की तुलना में हमको कम दिखाई देता है। कौन सा वाला भाग, ये कम दिखाई देता है, यानी 2933 किलोमीटर ही है, जबकि ये 3200 कितना है, 14 किलोमीटर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब थोड़ा सा इनमें बात कर लेते हैं कि कितने किलोमीटर की दूरी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी पूरब से पश्चिम की वास्तविक दूरी से 281 किलोमीटर कम है, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो भारत की मुख्य भूमि की आकृति है, ये जो मुख्य भूमि वगैरह वर्ड आते हैं, थोड़ा इन पे आप अपना जो माइंड है ज़्यादा उसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि मुख्य भूमि की आकृति जो है वो क्या है, हम ऐसा कह सकते हैं ये चतुष्कोणीय टाइप की है, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, और इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस की यदि हम बात करते हैं, चतुष्कोणीय ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये ऐसा कुछ ऐसा ही इंडिया की स्थिति है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसमें से आप लगा सकते हो कि 281 किलोमीटर का अंतर होता है दोनों की वास्तविक दूरियों में, यानी कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में, ठीक है। आई होप कि आपको ये जितनी बातें मैंने बताई क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाएं, जो अभी हमने बात की कि क्या होता है, घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसे होता है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा जो है वो उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। और यही स्थिति देश में भू आकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पतियों में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है।
यही स्थिति जो है, तो ये क्या है कि पृथ्वी में जो भी, अब यहाँ से मैं आपको कल समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे मेंस का भी एक क्वेश्चन आपका रेडी होगा। तो हालांकि इसमें छोटा टॉपिक दिया हुआ, मैंने आपको बताया, मैं काफ़ी विस्तृत तरीके से आपको प्री मेंस साथ में लेके चलने वाली हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ही कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनको कि हम मेंस में भी ज़बरदस्ती उसको ठोस सकते हैं। हालांकि ऐसे नहीं ज़बरदस्ती है, उसमें कुछ इसके यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो वहाँ ये आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि देखिए यार एनसीईआरटी में हम ये ज्योग्राफी की पढ़ रहे हैं, बहुत मस्त है, ठीक है। तो इसलिए जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो हम इसको हवा हवाई में नहीं पढ़ के छोड़ सकते हैं। काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो उसको हम आसानी से आराम आराम कंप्लीट करेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो आप यहाँ तक जितना मैंने इतना बताया है, आपको इतने पे वर्क करना है। पूरा एटलस में ही, कहीं अलग से नोट्स मत बनाना, आप एटलस में ही बना सकते हो उसमें। और वहाँ पे जो भी मैप है आपका, इंडिया का मैप खोलोगे उसमें ही आप मेंशन कर सकते हो, चाहे पॉलिटिकल मैप चाहे जियोग्राफिकल मैप। अभी खैर आप, हम पॉलिटिकल मैप ही पढ़ रहे हैं, ये समझ के चलिए आप। उसमें ही आप ये जो गणना वगैरह आप लिख सकते हैं, दूरी कितनी है, ये जो अभी हमने पढ़ा आज। वो खैर जब हम पढ़ेंगे कि दर्रा क्या होता है, पहाड़ पठार पहाड़ियाँ, उनके भी फिर हम जियोग्राफिकल मैप देखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि आज की क्लास जो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और आपको सारे कंसेप्ट पसंद आए ना आए डजेंट मैटर, ठीक है। समझ में आए होंगे, जितने भी कंसेप्ट मैंने बताया वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। बस मेरा यही मोटो है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।